यह 29 जुलाई 1939 है। K2 की ऊंचाई पर 3 लोग एक मरते हुए पर्वतारोही को पाते हैं और उसे वहीं जिंदा छोड़ देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। 4 लाशें, कोई जवाब नहीं। 90 साल बाद भी और आज भी पर्वतारोही इस बात पर बहस करते हैं कि वहां क्या हुआ था। एक पक्ष इसे त्रासदी कहता है, दूसरा पक्ष इसे हत्या कहता है। ये K2 की सबसे विवादास्पद विश्वासघात की घटना है। एक्सट्रीम एज में आपका स्वागत है, जहां हम कहानी के पीछे की कहानी बताते हैं। डडली वुल्फ एक अमीर अमेरिकी सोशलाइट थे, जिनका जन्म 6 फरवरी 1896 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। उनके पिता एक कॉफी आयातक थे, जिन्हें अपने कुलीन परिवार की पृष्ठभूमि और भारत में बाघों का शिकार करने की अपनी यात्राओं के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुनाने के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर उनकी मां एक अमीर व्यापारी बेंजामिन फ्रैंकलिन स्मिथ की बेटी थीं। अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने 1880 के दशक तक लगभग $30 मिलियन की संपत्ति इकट्ठा कर ली थी, जो आज के समय में लगभग $1 अरब के बराबर है। इससे डडली को एक शानदार परवरिश मिली। उन्होंने प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई में प्रयास करने के बावजूद उनकी शैक्षणिक प्रगति कमजोर रही, लेकिन उन्हें खेलों से बहुत लगाव था और स्कूल के दौरान उन्होंने फुटबॉल, हॉकी खेले और यहां तक कि नौकायन और शिकार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इससे उनके साहसी स्वभाव के शुरुआती संकेत मिले। 1916 तक उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और नौकरी पाने के लिए संघर्ष किया। वो पारिवारिक व्यवसाय में रुचि नहीं रखते थे, जो अब एक रियल एस्टेट और रेलवे साम्राज्य बन चुका था। इसके बजाय युवा डडली लोगों की मदद करना चाहते थे और यूरोप में चल रही जंग के बीच उन्हें इससे बेहतर कोई मकसद नहीं सूझा। खराब नजर और सपाट पैरों की वजह से जब उन्हें अमेरिकी सेना में भर्ती नहीं किया गया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बजाय डडली ने यूरोप में रेड क्रॉस एम्बुलेंस कोर के लिए स्वयं सेवा की, जो आमतौर पर एक जन्मजात अमीर युवा से उम्मीद नहीं की जाती। उन्होंने इटालियन क्रोचे दी गुएरा और एक अभियान पदक भी हासिल किया। उन्होंने बाद में अक्टूबर 1918 में फ्रांसीसी विदेशी सेना में शामिल हुए, जहां पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई खत्म होने तक 1 महीने तक सेवा दी। युद्ध के बाद डडली अमेरिका के ओमाहा लौट आए और जब उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था, वो खुद को परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस को संभालने में मदद करते हुए पाए। लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। वो जीवन से कुछ और चाहते थे। उन्हें बाहर रहना बहुत पसंद था और वो काफी समय ऐसे कामों के बारे में सोचते रहते थे जो उन्हें बाहर काम करने का मौका दें। फिर अचानक एक मौका उनके सामने आ गया और 1924 में डडली की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस अफरा तफरी भरी कहानी से जरा सा हटते हैं। अगर आप एक्सट्रीम कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए खास तौर पर बनाए गए एक्सक्लूसिव वीडियोस देखें। हमारे दूसरे कंटेंट को जल्दी देखने का मौका पाएं और कंटेंट पोल्स में वोट करें, तो हमारे साथ पेट्रियन पर जुड़ें। वहां मिलते हैं। 1924 में डडली और उनके भाइयों को उनके 94 साल के दादा के मेन में स्थित विशाल जागीर पर बुलाया गया। इस समय तक उन्हें न्यू इंग्लैंड का सबसे अमीर आदमी माना जाता था। उनके दादा के किसी भी भाई की अपनी संतान नहीं थी, इसलिए विशाल पारिवारिक संपत्ति डडली और उनके भाइयों को मिल गई। इस समय तक माना जाता है कि उन भाइयों की कुल संपत्ति लगभग $10 करोड़ थी, या आज के समय में लगभग $1.4 अरब के बराबर। डडली अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने वाले थे। अब उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वह अपना समय वही करने में बिता सकते थे जो उन्हें पसंद था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का फैसला किया, बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के भी। डडली को हैरानी की बात है कि 1925 में स्वीकार कर लिया गया। हार्वर्ड में अपने समय के दौरान ही उन्होंने उस चीज को तलाशना शुरू किया जो उनकी असली पसंद बन गई, याच रेसिंग। यहीं पर उनकी चरम चीजों के प्रति दीवानगी साफ नजर आई। आने वाले वर्षों में उन्होंने अटलांटिक महासागर में खुली जलराशि पर अनगिनत घंटे रेसिंग में बिताए और यहां तक कि ब्रुकलिन याच क्लब का डीप सी चैलेंज कप भी जीत लिया। उन्होंने 1929 में मोहॉक नाम की 60 फुट लंबी स्कूनर बनवाई और अटलांटिक पार 60 फुट की याच से रेस करने वाले पहले व्यक्ति बने। किंग एंड क्वींस कप क्लासिक में हिस्सा लिया और उनसे कहीं बड़ी नावों के मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया। हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद डडली एक बार फिर खुद को एक चौराहे पर खड़ा पाया। याच रेसिंग के प्रति उनका प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा था और वे जिन सामाजिक हलकों में थे उनसे भी ऊब गए थे। इसी कारण डडली यूरोप चले गए, जहां उन्होंने पर्वतारोहण और स्कीइंग शुरू की। स्कीइंग के मामले में डडली स्वाभाविक रूप से माहिर थे। वे लगभग रोजाना अभ्यास करते थे और इसे रोजमर्रा की जिंदगी के दबावों से राहत पाने का जरिया बनाते थे। समय के साथ वे आल्प्स की ढलानों पर अपनी स्कीइंग कौशल के लिए मशहूर हो गए और यहां तक कि उन्होंने मॉन्ट ब्लांक मासिफ को भी स्की करते हुए पार कर लिया। इसी दौरान उन्होंने पर्वतारोहण भी शुरू किया, लेकिन उन्हें इस खेल के तकनीकी पहलुओं को चुनौतीपूर्ण जरूर लगा।
अपनी संपत्ति और साहसी स्वभाव के बावजूद उन्हें एक सौम्य, खुशमिजाज और कुछ हद तक शर्मीला व्यक्ति बताया गया, लेकिन इससे उन्हें सच्चा प्यार पाने से कोई नहीं रोक सका। 1934 में उन्होंने एलिस ब्लेन डेमरोश से शादी की, जो एक कुशल स्कीयर और प्रकृति प्रेमी थीं। ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने थे। अब तक आप सोच रहे होंगे, एक अमीर, नौका मालिक और अनुभवहीन पर्वतारोही खुद को पृथ्वी के सबसे खतरनाक पर्वत के डेड जोन में कैसे खो बैठा। तो हमारी कहानी का यह हिस्सा 1938 की शुरुआत में शादी के 4 साल बाद शुरू हुआ। एक शाम डडली और उनकी पत्नी ने मैनहट्टन के 5th एवेन्यू पर अपने आलीशान अपार्टमेंट में कई लोगों को आमंत्रित किया, ताकि वे यूरोप में स्कीइंग और पर्वतारोहण के दौरान ली गई स्लाइड्स दिखा सकें। संयोग से जर्मन अमेरिकी पर्वतारोही फ्रिट्ज वीसनर को भी आमंत्रित किया गया था। ठीक 1 साल पहले फ्रिट्ज ने अमेरिकन अल्पाइन क्लब में एक भाषण दिया था, जहां उन्होंने पहली बार K2 पर चढ़ाई के लिए एक अभियान आयोजित करने की अपनी साहसी योजना का खुलासा किया था। फ्रिट्ज जानते थे कि इस अभियान के लिए फंडिंग जुटाना मुश्किल होगा, क्योंकि 1938 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो उन्हें ऐसे पर्वतारोहियों को ढूंढना था जो अभियान का खर्च खुद उठा सकें। उस समय कुल मिलाकर प्रति व्यक्ति लगभग $17,500 का खर्च आता था, जो आज के समय में लगभग $3,09,000 के बराबर है। जब फ्रिट्ज ने डडली से उनके अपार्टमेंट में बात की, तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि उनकी किस्मत अच्छी है। डडली को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का विचार तुरंत ही बहुत पसंद आ गया, जबकि उन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में कोई अनुभव नहीं था। लेकिन अनुभव की कमी ने उन्हें कभी भी अपने जीवन के किसी भी अन्य लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोका था। आखिरकार अगर वह बिना किसी योग्यता के हार्वर्ड में दाखिला ले सकते हैं और यॉट से अटलांटिक पार की रेस कर सकते हैं, तो फिर एक पहाड़ पर चढ़ना तो आसान ही होना चाहिए, है ना? खैर, जैसा कि चैनल के पुराने दर्शक जानते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से किसी एक पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। हिमालय की किसी भी चोटी पर चढ़ना, चाहे वो सबसे ऊंची हो या नहीं, आल्प से बिल्कुल अलग है। इतिहास के इस मोड़ पर दुनिया की किसी भी 8,000 मीटर ऊंची चोटी पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया था, और K2 खुद इंसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में खड़ा था। समुद्र तल से 28,251 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह आकार में केवल माउंट एवरेस्ट से ही पीछे है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होने के बावजूद आज इसे कहीं अधिक खतरनाक माना जाता है। K2 अपनी अत्यधिक खड़ी चढ़ाई, हजारों मीटर की तकनीकी चट्टान और बर्फ पर चढ़ाई, और कभी भी आ सकने वाले बर्फीले तूफान, पत्थर गिरने और हिमस्खलन की संभावना के लिए मशहूर है। डडली के लिए उन्होंने चरम पर्वतारोहण के इस पहलू का बहुत कम अनुभव किया था, और अगर उन्हें इस अभियान में जीवित रहना था तो उन्हें पहले से कहीं ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करनी थी। फ्रिट्ज की बात करें तो उनका मन बदलना नामुमकिन था। उन्हें डडली के आर्थिक योगदान की जरूरत थी। ये 8,000 मीटर ऊंचे शिखर पर पहले अमेरिकियों को पहुंचाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक अहम हिस्सा था। उस समय फ्रिट्ज शायद जानते थे कि डडली को शामिल करने का उनका फैसला टीम और उस करोड़पति दोनों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिंदगी के सबसे बड़े इनाम अक्सर काफी जोखिम के साथ आते हैं। डडली स्कूल में सबसे होशियार बच्चा नहीं था, लेकिन वो बेवकूफ भी नहीं था। चढ़ाई की तैयारी के लिए उसने 1939 की वसंत ऋतु में माउंट ब्लांक और पाइस पाउलू पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों चढ़ाइयों में बुरी तरह असफल रहा। गाइड की मदद के बावजूद हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन डडली प्रेरित रहा। उसे विश्वास था कि ये केवल छोटी मोटी असफलताएं हैं, और उसकी ताकत और इच्छा शक्ति ही उसे वहां ले जाएगी जहां कोई पर्वतारोही कभी नहीं गया, यानी K2 की चोटी पर। मार्च तक डडली की मुलाकात इंग्लैंड में फ्रिट्ज से हुई, जहां उन्होंने अभियान के लिए जरूरी सभी उपकरण खरीदना शुरू किया। डडली के पास खूब पैसा था और खर्चे में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उन्होंने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छा सामान खरीदा, जिसमें भारी टेंट, फुलाने वाले गद्दे, स्टोव शामिल थे, कील लगे जूते और स्लीपिंग बैग। खाने के लिए वे बहुत सारा सुखाया हुआ सामान, दूध, फल और सब्जियां लेकर आए। लेकिन चढ़ाई के दौरान उनकी ज्यादातर ऊर्जा डिब्बाबंद सामान और सूखे मांस से ही मिलने वाली थी। फ्रिट्ज और डडली के साथ टीम में 4 और पर्वतारोही शामिल हुए, जिनमें जैक ड्यूरेंस, चैपल क्रैनमर, जॉर्ज शेल्डन और टोनी क्रॉमवेल शामिल थे, जो उपनेता के रूप में काम कर रहे थे। टोनी भी एक और अमीर आदमी था, जिसे आम नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। डडली के विपरीत टोनी ने अपना समय दुनिया भर में पहाड़ चढ़ने में बिताया और फ्रिट्ज के लिए एकदम सही साथी था। टीम ने 9 शेरपा और कई और कुली किराए पर लिए, और मिलकर वे असंभव को संभव करने और K2 पर चढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। 29 मार्च 1939 को डडली बाकी टीम से जनोवा में मिला और SS कुंटे बियांका मानो पर सवार हुआ, जो उन्हें बॉम्बे, भारत ले जाएगी। ये उनके 6 महीने के अभियान की शुरुआत थी और इतिहास रचने की पहली सीढ़ी थी। यहां से टीम ने रावलपिंडी तक लंबी 40 घंटे की ट्रेन यात्रा की। उसके बाद 2 कारों ने उन्हें कश्मीर घाटी के श्रीनगर तक पहुंचाया।
अप्रैल के अंत तक पर्वतारोहियों की मुलाकात शेरपा और पोर्टरों से हुई, लेकिन 20वीं सदी के इस दौर में पहाड़ तक कोई सड़क नहीं थी। इसके बजाय डडली और उनकी टीम को के2 के आधार तक पहुंचने के लिए 330 मील से ज्यादा पैदल यात्रा करनी पड़ी। जब वे पैदल और घोड़े पर सफर कर रहे थे तो यह पश्चिमी लोगों के लिए एक अलग ही दुनिया जैसी रही होगी। ये बात टोनी के एक बयान में साफ झलकती है, जिन्होंने लिखा, ये वाकई एक वीरान और बंजर इलाका है और यहाँ के लोग जैसे तैसे जी रहे हैं। ये देखकर मुझे हमेशा हैरानी और प्रशंसा होती है। पहाड़ पूरी तरह से वनस्पति रहित हैं, जो केवल सिंचित जलोढ़ पंखों पर ही पाई जाती है। 1 महीने तक लगातार सफर करने और रोज रोज पैदल चलने के बाद डडली ने आखिरकार मई के अंत में पहली बार के2 की झलक देखी। उत्साह से भरे हुए उन्होंने और बाकी टीम ने थोड़े ही समय बाद 16,500 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप स्थापित कर लिया था। अब बारी थी उस कठिन हिस्से की जिसके लिए वे आए थे, पहाड़ पर चढ़ाई की। लगभग तुरंत ही टीम को बड़ा झटका लगा जब चैपल क्रैनमर बहुत बीमार पड़ गए। जैक ने, जिनके पास बहुत कम या कोई चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं था, फिर भी चैपल का इलाज किया। उन्होंने उन्हें 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक कृत्रिम सांस दी, जिससे शायद उनकी जान बच गई। इसलिए वे बेस कैंप से आगे भी नहीं बढ़ पाए थे कि उनकी टीम का एक सदस्य कम हो गया और समय तेजी से निकल रहा था। अगर उन्हें चढ़ाई के लिए मिले समय में शिखर तक पहुंचना था तो उन्हें अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर आगे बढ़ना ही था। अगले 1 महीने में डडली और बाकी लोगों ने पहाड़ के माहौल में खुद को ढालने की पूरी कोशिश की। वे 700 पाउंड से ज्यादा सामान ऊपर कैंप 1 तक ले गए। यहां से उन्होंने सामान को कैंप 2 तक पहुंचाना जारी रखा, जो मुख्य रूप से कम ऊंचाई पर स्थित सप्लाई का केंद्र था। अपने चरम पर वहां आधे टन से ज्यादा सामान जमा किया गया था। डडली के लिए सब कुछ ठीक चलता हुआ लग रहा था। अभियान के शुरुआती चरणों में वे ठीक ठाक टिके रहे थे, लेकिन जैसे ही वे ऊपर चढ़ना शुरू हुए, हालात बदल गए। उनका अनुभवहीन होना सामने आने लगा और कुछ अन्य पर्वतारोहियों ने यह तर्क देना शुरू कर दिया कि उनकी अनाड़ीपन ने सबको खतरे में डाल दिया है। लेकिन वे सबको पसंद थे और उन्होंने दिखाया कि वे मेहनती हैं। इसी वजह से वे फ्रिट्ज की नजरों में अच्छे बने रहे, जो शायद डडली के प्रति खास लगाव रखते थे, क्योंकि डडली ने अभियान में आर्थिक योगदान दिया था। 21 जून तक टीम को एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एक भीषण बर्फीला तूफान पहाड़ पर आ गया। तापमान गिरकर -2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया और टीम को 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक कैंप 4 में ही रहना पड़ा। इसका मानसिक असर बाकी पर्वतारोहियों पर हैरान कर देने वाला था। मेरा मतलब, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक ठंडी वीरान पहाड़ी की चोटी पर फंसे हुए हैं, जहां समय बिताने के लिए कुछ खास नहीं है और तेज हवाएं आपके टेंट को झकझोर रही हैं। बहुतों ने शायद सोचा होगा कि 29 जून को तूफान अचानक खत्म होने के बाद क्या ये घर लौटने का संकेत है, लेकिन बाकी टीम के विपरीत डडली और फ्रिट्ज पहले की तरह ही प्रेरित रहे और उन्होंने टीम को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हैरानी की बात है कि टीम ने शानदार प्रगति जारी रखी। महीने के अंत तक फ्रिट्ज ने कुख्यात हाउस चिमनी को पार कर लिया, जो एक चट्टान की दीवार में 100 फुट ऊंची दरार है। ये चढ़ाई का बेहद खतरनाक और तकनीकी हिस्सा है, लेकिन डडली के लिए सौभाग्य से फ्रिट्ज ने रस्सियां लगा दी थीं, जिनकी मदद से वो अनुभवहीन पर्वतारोही को ऊपर खींच सकता था। इस जोड़ी के साथ 2 शेरपा भी जुड़ गए और मिलकर उन्होंने कैंप 5 स्थापित किया। लेकिन टीम की शुरुआती खुशी के बावजूद कठिन चढ़ाई का असर डडली पर दिखने लगा था। जब जैक कैंप 5 पहुंचे तो उन्होंने डडली के पैरों की जांच की और हैरानी की बात यह थी कि उन्हें शीतदंश के लक्षण मिले। ये एक गंभीर समस्या थी। अगर इसका इलाज न किया जाए, त्वचा और ऊतक मरने लगते और प्रभावित अंग को काटना पड़ता। लेकिन डडली पर इसका कोई असर नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कैंप 6 की ओर बढ़ते रहे। जैक ने शुरू में सुझाव दिया कि डडली को पहाड़ से वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि फ्रिट्ज ने उनकी बात नहीं मानी और डडली को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। कुछ लोग इसे लापरवाह फैसला मानते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या डडली को अपनी हालत को देखते हुए इस समय वापस लौट जाना चाहिए था? फिर भी डडली टीम के साथ आगे बढ़ते रहे। अब हर दिन उनके लिए मौसम और अपनी मानसिक स्थिति से लड़ाई थी। उनकी चढ़ाई करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इस मामले में जो कमी थी उसे उन्होंने अपनी लगन और ताकत से पूरा किया। 14 जुलाई तक पहाड़ पर कई कठिन महीनों के बाद उन्होंने आखिरकार कैंप 8 स्थापित कर लिया था, लेकिन अब तक डडली का शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। 20वीं सदी की शुरुआत में उस समय पर्वतारोहण की दुनिया में बोतलबंद ऑक्सीजन आज जितनी लोकप्रिय नहीं हुई थी। डडली जैसे पर्वतारोहियों को पहाड़ की ऊंचाई के मुताबिक अपने शरीर को ठीक से ढालना पड़ता था, लेकिन तब भी समुद्र तल से दसियों हजार फीट ऊपर इतना समय बिताना शरीर के लिए बेहद खतरनाक और कठिन होता है। इस समय तक डडली और फ्रिट्ज दोनों ने 22,000 फीट से ऊपर हैरान कर देने वाले 3 हफ्ते बिता लिए थे। यहां से टीम अब शिखर तक पहुंचने के लिए काफी करीब थी, लेकिन नीचे
हालात बिगड़ रहे थे। जैक को ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होने लगा, जिससे उसे मजबूरन कैंप 2 तक वापस लौटना पड़ा। जब वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि कैंप पूरी तरह बिखरा हुआ था और टोनी का अभियान जारी रखने का मन पूरी तरह टूट चुका था। ये एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि यह पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद लोगों और नीचे उनकी जरूरी सप्लाई लाइन के बीच कोई संपर्क नहीं रह गया था। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर, जहां डडली, फ्रिट्ज और कई शेरपा अंतिम 3000 फीट चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपनी सप्लाई लाइन से बहुत आगे निकल चुके हैं। यह बात बाद में उनके लिए बड़ी मुश्किल बनकर लौटेगी। 17 जुलाई को डडली, फ्रिट्ज और पासांग लामा ने K2 पर अपनी अंतिम चढ़ाई शुरू की। यही वह पल था। क्या वे इतिहास रच सकते थे? दुनिया की 8000 मीटर ऊंची चोटियों में से किसी एक की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बनकर? यही वो सब कुछ था जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, और अब ये उनके हाथों की पहुंच में था। लेकिन जब वे कैंप 8 से आगे बढ़े, डडली अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। उनका शरीर और सहन नहीं कर सकता था और वे वापस कैंप लौट गए। 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक डडली कैंप 8 में अकेले ही रहे, जबकि फ्रिट्ज और पासांग चोटी की ओर बढ़ते रहे। मुझे कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि डडली ने खुद को कितना अकेला महसूस किया होगा। तब तक संभवतः वे भ्रमित थे और उनके पैरों में धीरे धीरे बढ़ रहे फ्रॉस्ट बाइट की वजह से गंभीर दर्द हो रहा था। एकमात्र आवाज थी तेज हवा की, जो उनके टेंट से टकरा रही थी। नीचे क्षितिज तक फैली हुई नुकीली चोटियों का चक्कर देने वाला विस्तार उनके अकेलेपन की डरावनी याद दिला रहा था। वे निर्दयी पर्वत पर पूरी तरह अकेले थे और उनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं था। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि या तो शेरपा या कोई पर्वतारोही वापस लौट आएगा। पहाड़ के ऊपर फ्रिट्ज और पासांग ने 19 जुलाई को अपनी अंतिम चोटी चढ़ाई शुरू की, और असली शिखर से सिर्फ 800 फीट दूर पहुंचने के बावजूद उन्होंने लौटने का फैसला किया, क्योंकि पासांग ने डर के कारण आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस फैसले के बारे में बात करते हुए फ्रिट्ज ने बाद में लिखा, नीचे उतरते समय मैंने कई बार पछताया कि मैंने हार मान ली। हमारे लिए शिखर तक जाना और अगली सुबह रास्ते के कठिन हिस्से से लौटना कहीं ज्यादा आसान होता। वापसी के बावजूद फ्रिट्ज के लिए सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें विश्वास था कि वे बस कैंप 8 लौट सकते हैं, सामान इकट्ठा कर सकते हैं और एक बार फिर शिखर की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन जब वह पहुंचे, वह ये देखकर दंग रह गए कि डडली पूरे समय अकेले थे। फ्रिट्ज समझ नहीं पा रहे थे कि नीचे की टीम ने और सामान क्यों नहीं भेजा और ना ही कोई उन्हें देखने क्यों आया। इस समय तक डडली के पास पूरी तरह से माचिस खत्म हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो खाना नहीं बना सकते थे या यहाँ तक कि पानी के लिए बर्फ भी नहीं पिघला सकते थे। डडली और फ्रिट्ज इस बात से अनजान थे कि नीचे बाकी टीम को लग रहा था कि पहाड़ के ऊपर जितने भी लोग थे वे सभी मर चुके हैं। कुछ दिन पहले एक शेरपा कैंप 8 से सिर्फ 500 फीट की दूरी तक पहुंच गया था और उसने 3 बार आवाज लगाई थी, लेकिन डडली ने उसकी आवाज नहीं सुनी। हाल ही में हिमस्खलन के निशान देखने के बाद उसने मान लिया कि पर्वतारोही पहाड़ चढ़ते समय मर गए हैं। डडली अब बहुत बुरी हालत में था, लेकिन फिर भी वह किसी तरह खड़ा हो गया और तीनों आदमी मिलकर कैंप 7 तक नीचे उतर गए। लेकिन नीचे उतरते समय एक बड़ा हादसा हो गया। डडली के अनाड़ीपन के कारण वह गिर पड़ा, जिससे तीनों आदमी लगभग गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर में गिरने वाले थे। सौभाग्य से वे किसी तरह बच गए और सुरक्षित रूप से कैंप 7 तक पहुंच गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो यह देखकर दंग रह गए कि वहां बहुत कम सामान था और उनके टेंट बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अब यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। पर्वतारोहियों को पता था कि उन्हें सामान के लिए निचले कैंपों तक पैदल जाना होगा। फ्रिट्ज ने दावा किया कि डडली ने कैंप 7 में पीछे रुकने की पेशकश की, जबकि वह और पासांग नीचे उतर गए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर इतना लंबा समय बिताने के बाद संभव है कि दोनों आदमी ठीक से सोच नहीं पा रहे थे। डडली साफ तौर पर ठंडे तापमान और ऊंचाई दोनों से जूझ रहे थे। जब फ्रिट्ज और पासांग पहाड़ से नीचे जा रहे थे, एक के बाद एक कैंप उन्हें छोड़े हुए मिले, जिनमें बहुत कम खाना था, और जब वे बेस कैंप पहुंचे तो वे थक कर चूर हो चुके थे और मुश्किल से चल पा रहे थे। फ्रिट्ज बाकी पर्वतारोहियों से बहुत नाराज था। उसने आरोप लगाया कि बाकी लोगों ने उन्हें पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ तक कि उन पर मुकदमा करने की धमकी भी दी। टोनी ने फ्रिट्ज को जवाब दिया। उसने कहा कि फ्रिट्ज ने डडली को पहाड़ की ऊंचाई पर छोड़ दिया था और कुछ हद तक वह गलत भी नहीं था। इस बिंदु से आगे फ्रिट्ज और टोनी जानी दुश्मन बन गए। लेकिन उनके मतभेदों के बावजूद एक और बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा था, डडली। एक बार फिर वो K2 पर अकेला था और इस बार पर्वतारोहियों को उसे बचाने के लिए फिर से उस खतरनाक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। 25 जुलाई को जैक और 3 शेरपा पहाड़ पर चढ़ना शुरू किए, लेकिन वे केवल कैंप 4 तक ही पहुंच पाए। यहां से सिर्फ 2 शेरपाओं में आगे बढ़कर कैंप 6 तक पहुंचने की ताकत थी। कुछ दिन बाद पासांग किकुली और तेंजिंग नोरबू ने बेस कैंप से अतिरिक्त मदद के तौर पर प्रस्थान किया और एक ही दिन में हैरान कर देने वाली 7000 फीट की चढ़ाई कर रात तक कैंप 6 पहुंच गए। इस तरह की चढ़ाई की तुलना बाद में आने वाले अल्पाइन शैली से की जा सकती है, जिसने जल्द ही
पर्वतारोहण की दुनिया को बदल दिया। 29 जुलाई को पासांग किकुली, पासांग कितार और फिंजू कैंप 6 से रवाना हुए, जबकि तेंजिंग नोरबुटू वहीं पीछे रह गए। आखिरकार वे डडली तक पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि जब वे उसे पहाड़ से नीचे लाने और उसकी आरामदायक जिंदगी में वापस ले जाने आएंगे तो उनका उत्साह से स्वागत किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक वह स्पष्ट रूप से ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित था। जब वे उसके टेंट के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे अंदर दुबका हुआ पाया और फर्श उसकी अपनी पेशाब और मल से भरी हुई थी। उसके पास ना तो पानी था और ना ही गर्म खाना, और वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था क्योंकि उसने जाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने शेरपाओं से कहा कि वे अगले दिन वापस आएं और तब वह नीचे उतरने के लिए तैयार रहेगा। संभवतः यह उसकी नहीं बल्कि ऊंचाई की बीमारी की बात थी। जितनी अजीब ये कहानी है, मुझे नहीं लगता कि मैं उन घटनाओं के लिए तैयार था जो आगे होने वाली थीं। शेरपा सच में उसे छोड़कर चले गए और वे एक तूफान के कारण 31 जुलाई तक वापस नहीं आ सके, 2 दिन बाद जब उन्होंने उसे उस भयानक हालत में पाया था। लेकिन जब वे निकले, वो आखिरी बार था जब उनमें से किसी को भी जिंदा देखा गया। यह निश्चित नहीं है कि शेरपाओं के साथ क्या हुआ जब वे बहादुरी से डडली की जान बचाने की उम्मीद में अगले कैंप की ओर वापस गए। लेकिन 2 दिन बाद सेरिंग को एहसास हुआ कि वे वापस नहीं आ रहे हैं और वो जल्दी से बेस कैंप की ओर वापस चला गया। जैक और बाकी लोग सेरिंग को अकेले लौटते देखकर हैरान रह गए। अपनी डायरी में लिखते हुए जैक ने कैंप 7 से किसी के भी वापस न आने की खबर पर अपने विचार साझा किए। उसने कहा, शेरपा निश्चित हैं कि कुछ भयानक हुआ है। विस्नर की राय अलग थी। नहीं, ऐसा असंभव लगता है कि इतनी सक्षम टीम के साथ कुछ भी हो सकता है। उस समय फ्रिट्ज के विचार शायद अजीब लगें, लेकिन याद रखिए, यहां तक कि उसे भी नहीं पता था कि यह पर्वत भविष्य के पर्वतारोहियों के लिए कितना घातक साबित होगा। फ्रिट्ज ने तीसरे बचाव प्रयास को आयोजित करने का फैसला किया, शायद इसलिए क्योंकि उसे डडली को कैंप 7 में अकेला छोड़ने का अपराध बोध था। अपराध बोध किसी व्यक्ति के लिए एक अजीब भावना हो सकती है। कल्पना कीजिए एक बोझ की, जो शारीरिक बोझ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा जो आपकी आत्मा पर कहीं अधिक भारी दबाव डालता है। यह किसी पुराने गलती का भूत है, एक ऐसा पल जिसे आप मिटा देना चाहते हैं। यही अपराध बोध है। और कुछ लोगों के लिए यह भारी बोझ शांत चिंतन की ओर नहीं ले जाता, बल्कि खतरनाक और हताश लापरवाही की ओर ले जाता है। शायद अब फ्रिट्ज को विश्वास करना पड़ा कि वो डडली को बचा सकता है, अगर नहीं उसे डडली की मौत में अपनी भूमिका स्वीकार करनी पड़ती। फ्रिट्ज ही एकमात्र पर्वतारोही था जो पहाड़ पर एक और चढ़ाई करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। इसलिए 3 अगस्त को वो सेरिंग और दावा थोंडुप शेरपा के साथ निकल पड़ा। लेकिन प्रगति बहुत धीमी थी और पूरे दिन चढ़ाई करने के बाद वे केवल कैंप 1 तक ही पहुंच पाए। फिर एक और तूफान पहाड़ पर आ गया, जिससे वे लोग एक बार फिर फंस गए। इसी समय ऐसा लगता है कि फ्रिट्ज ने सारी उम्मीद खो दी थी और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि डडली और तीनों शेरपा अपनी जान गंवा चुके हैं। अब वे और कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए फ्रिट्ज ने फैसला किया कि वे बेस कैंप लौट जाएंगे। जब वे पहुंचे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। उन लोगों ने जो कुछ भी समेट सकते थे समेटा और श्रीनगर की लंबी यात्रा शुरू कर दी, जहां फ्रिट्ज को कई विवादों में से पहले का सामना करना था। कई विवादों में से पहला विवाद इस विचार के इर्द गिर्द था कि वो न केवल डडली की मौत के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि उनके साथ जुड़े होने के कारण तीनों शेरपाओं की मौत के लिए भी जिम्मेदार थे। इस विचार को टोनी ने बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाया, जो लगातार यह तर्क देते रहे कि फ्रिट्ज ने डडली की हत्या की थी। श्रीनगर में अपने समय के दौरान टोनी ने यहां तक कि ब्रिटिश समुदाय से भी बात की थी, ये दावा करते हुए कि फ्रिट्ज की नेतृत्व क्षमता बहुत खराब थी। आने वाले वर्षों में फ्रिट्ज को बार बार यह समझाना पड़ा कि पहाड़ पर क्या हुआ था, और कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया कि वो मौतों के लिए जिम्मेदार थे। आखिरकार वो अकेले अनुभवी पर्वतारोही थे। आलोचकों का तर्क था कि वह शिखर पर पहुंचने पर ही बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित थे और उनकी नेतृत्व शैली ने इस त्रासदी में योगदान दिया। चढ़ाई की शुरुआती रिपोर्टों में अधिकांश दोष उन्हीं पर डाला गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि फ्रिट्ज की शोहरत पाने की चाह ने उनकी टीम की सुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। जब वो अमेरिका लौटे तो फ्रिट्ज ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार के लिए बैठकर बात की, जिसमें उन्होंने K2 अभियान की तुलना युद्ध से की, जहां हमें हताहतों की उम्मीद करनी चाहिए। ये बात पर्वतारोहण समुदाय के कई लोगों को पसंद नहीं आई, जो मानते थे कि वो डडली को छोड़ने के लिए बहाने बना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग फ्रिट्ज के पक्ष में भी थे। पीछे मुड़कर देखें तो ये वाकई बहुत कठिन स्थिति थी। एक तरफ आपके पास नेता की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ आपके सामने ऊंचाई पर चढ़ाई की कठोर सच्चाइयां हैं। क्या यह एक सोचा समझा जोखिम था जो गलत हो गया, या यह निर्णय में चूक थी? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है जिस पर सभी सहमत हों। ये बहस दशकों तक चलती रही। कुछ लोगों ने फ्रिट्ज विस्नर को एक ऐसे हीरो के रूप में देखा जिसने हदें पार की, जबकि दूसरों ने उन्हें एक लापरवाह नेता के रूप में देखा जिसने एक टीम सदस्य की बलि दे दी। डडली वुल्फ की मौत की त्रासदी K2 पर्वतारोहण के इतिहास में एक गंभीर अध्याय बनी हुई है और फ्रिट्ज की जिम्मेदारी का सवाल आज भी चर्चा का विषय है। आज हम एक बात जानते हैं कि यह हैरानी की बात है कि कोई भी उस अभियान से वापस लौट पाया।
जैसे जैसे दशक बीतते गए और इंसानों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा और लोत्से पर चढ़ाई की, K2 खुद अपनी खास खतरनाक प्रकृति के लिए जाना जाता है। आज काराकोरम 2 को ज्यादातर पर्वतारोहियों द्वारा पृथ्वी का सबसे खतरनाक पर्वत माना जाता है। डडली और उसकी जान बचाने गए 3 शेरपाओं के शव कभी नहीं मिले और वे 4 लोग K2 पर मरने वालों की लंबी सूची में शामिल हो गए, जिससे K2 को किलर माउंटेन नाम मिला। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। साहसी बने और बहादुरी से जिएं।